Assalamu alaikum grade 8. I'm Sabah, your science teacher, and we're discussing chapter number 1, work in energy. Work in energy में for today what we have planned is कि हमने बात करना है potential energy की different types के बारे में. Since we have already discussed gravitational potential energy, आज हम बाकी 3 types of potential energy को discuss करेंगे. Let's go see them. The first type that we will discuss now is elastic potential energy. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने अंडरस्टैंड कर लिया. अब हम डिस्कस करें कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर डिफॉर्म्ड बाय बीइंग पुल्ड और पुश्ड. यहाँ पर पुश होना चाहिए. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हो या पुश करते हो तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बजाय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफॉर्म होती है. ठीक है, होता यह है कि जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को खींचा या उसको पुश किया, कंप्रेस किया, तो उसके अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जाती है टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. इसकी एग्जांपल अगर आप देखो, अगर आप एक रबर बैंड लेते हो और आप एक रबर बैंड को पूरा स्ट्रेच करते हो, क्या होगा? जैसे आप उसको छोड़ोगे वो रबर बैंड फौरन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा. तो ये क्या है? उस रबर बैंड के अंदर जब आप उसको पुल करते हो तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए. सो जब भी कोई चीज पुश्ड या पुल स्टेट में होती है उसके अंदर क्या हो जाती है? उसके अंदर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. All these objects have elastic potential energy, just like I said कि when you move certain things, जब आप उनको पुल या पुश की स्टेट में लेकर जाते हो तो उनके अंदर जो एनर्जी आ जाती है उसको हम कह देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक की टर्म से भी आप सब वाकिफ हो. वो चीज जो स्ट्रेचेबल हो, जिसको आप चेंज कर सको, जिसकी पोजीशन को, जिसके फीचर्स को आप ऑल्टर कर सको, उसको हम कह देते हैं कि इस चीज के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल है. एंड व्हेन यू आर पुलिंग दैट थिंग और पुशिंग दैट थिंग, जब आप उसको स्टेट में लेकर जाते हो जहां पर वो कंप्रेस हो रही है या पुल हो रही है तो उसके अंदर पे फॉरन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. इसकी चंद एग्जांपल्स को देख लेते हैं. ओवर हियर वी हैव लिस्टेड 3 डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. पहली है एक स्ट्रेच्ड बो. इफ यू नो व्हाट अ बो इज, जिससे आप तीर जो है आप देखते हो एरो को पुल करने के लिए एक चीज होती है, उसको आप पुल करते हो, देन यू पुश इट इन, तो आपका एरो जो है वो जाकर दूसरी साइड पर गिरता है, अटैक करता है. ठीक है, अगर आप में से कभी भी किसी ने आर्चरी प्रैक्टिस की हुई है तो दे वुड नो कि आप बो को किस तरह से यूज करते हो. तो जब आपने उसको स्ट्रेच किया हुआ है, खींचा हुआ है, उस वक्त उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. दूसरी एग्जाम्पल है स्ट्रेच्ड इलास्टिक बैंड की, जो मैंने आपको पहले भी दी कि रबर बैंड ने, इलास्टिक बैंड ने, उसको खींच कर देखें एंड व्हाइल यू पुल इट उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. And thirdly, stretched coil spring. So if you've ever seen a coil spring, अगर आप अभी पिक्चर में भी देखो तो that is a coil spring. उसको जब आप खींचते हो, एक स्टेट में लेकर जाते हो तो उसके अंदर इलास्टिक टेंडेंसी आ जाती है कि वो वापस अपनी स्टेट में चला जाए. तो while you're pulling it, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. ये 3 एग्जाम्पल्स हो गई ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. दैट वाज इट. ब्रीफली आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्म है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो उन चीजों में होता है जिनको आप पुश या पुल स्टेट में रखते हो. ठीक है, उसके बाद अब हमने बात करनी है थर्ड टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज केमिकल एनर्जी. लेट्स रीड अबाउट इट. व्हेन अ फ्यूल बर्न्स, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन. गाड़ी का जब फ्यूल जो है आप उसके अंदर क्यों डालते हो? क्योंकि आपको गाड़ी के अंदर फ्यूल एनर्जी के लिए चाहिए होता है. वो एनर्जी जो है वो फ्यूल के बर्न करने से पैदा होती है और जब फ्यूल बर्न होता है तब क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर, फ्यूल के अंदर, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. दिस एनर्जी इज होल्डिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स टुगेदर. It is released by chemical reaction. जब जो आपका फ्यूल है वो रिएक्ट करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ तो क्या होता है? वो बर्न करता है. उसके अंदर के एटम्स के अंदर जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है. वो एटम्स जो साथ जुड़े हुए थे एनर्जी के साथ वो सेपरेट हो जाते हैं और उनको जो एनर्जी साथ होल्ड टुगेदर करी थी वो फिर रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कहा जाता है कि एनर्जी जो है कभी भी खत्म या स्टार्ट या क्रिएट नहीं होती या डिमोलिश नहीं होती. एनर्जी जो है उसका सिर्फ फॉर्म बदलता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होती है. जैसे कि यहाँ पर जिस एनर्जी ने एटम्स को इकट्ठा करके रखा हुआ है उस एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हो इनटू केमिकल एनर्जी बाय रिएक्टिंग द फ्यूल विद समथिंग. जब वो फ्यूल रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो एनर्जी जो है जिसने एटम्स को साथ रखा हुआ था वो उसमें से निकल आएगी. एटम्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और वो जो एनर्जी बाहर आएगी, केमिकल एनर्जी, फिर आप उसको यूज करते हो गाड़ी चलाने के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए. यहाँ पर ये भी नोटिस कर सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन से ऑपरेट करती है. हमारा खाना जो अंदर जाता है वो अंदर जाके डिफरेंट सब्सटेंसेस से रिएक्ट करता है, उससे फिर हमारे सेल्स जो हैं वो केमिकल एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं एंड इन दैट वे वी आर एबल टू फंक्शन इन मेनी केसेस. ठीक है, उसी तरह जो आपकी बैटरीज होती हैं, जिस भी चीज की आप बैटरी लेकर आते हो,
बैटरी के अंदर भी केमिकल एनर्जी का ही इस्तेमाल होता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है, उससे केमिकल एनर्जी पैदा होती है जिसे फिर आप यूज करते हो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनर्जी यूजेस, राइट। सो व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर इज कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं। So now we've understood 3 different types of energy। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि अर्थ के सेंटर से आपको पुल कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हो उस स्टेट में उसके अंदर होती है। एंड थर्ड इज केमिकल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। विद दैट वी स्टडी 3 डिफरेंट टाइप्स। अब लास्ट टाइप जो है पोटेंशियल एनर्जी की आपके इस चैप्टर में, उसको जाकर देखते हैं। अब हमने बात करनी है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। So after studying chemical energy, now we have to understand कि जो last type है, what is that about? Nuclear energy is the energy contained in nucleus of an atom। वो energy जो किसी atom के nucleus के अंदर contained होती है उसको हम कहते हैं nuclear energy। atom का figure हमने earlier classes में पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक nucleus होता है, protons होते हैं, neutrons होते हैं nucleus के अंदर, और फिर nucleus से बाहर electrons होते हैं। हर एटम के अंदर न्यूक्लियस जो होता है, अब उस न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देते हैं। दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उससे फिर न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। जैसे केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी निकल रही है, उस टाइम न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के दरमियान जो रिएक्शन होता है उससे न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। और इसकी 2 किस्में होती हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होती हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। दोनों मुख्तलिफ हैं और दोनों से अलग अलग किस्म की एनर्जीज निकलती हैं। बट ये जानना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप बहुत छोटे एटम्स को कंबाइन करके बहुत बड़ी एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो यूरेनियम को मिलाने से बनता है, यूरेनियम के एटम्स को रिएक्ट कराने से बनता है। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि छोटे छोटे एटम्स के न्यूक्लियस को आप मिलाकर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। आगे देखिए, सन इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, a nuclear power station is a nuclear fission reactor। For you to understand this, हम समझते हैं कि इन दोनों लफ्जों का मतलब क्या है। फ्यूजन और फिशन की हम क्यों बात कर रहे हैं। फिशन रिएक्शन होता है जब एक एटम को 2 या छोटे एटम्स में डिवाइड करते हो आप, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बनता है। सो व्हेन यू ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 or more atoms, you're forming a nuclear fission reaction। However, उसका उल्टा जो है, जब आप एटम्स को जोड़ते हो, साथ कंबाइन करते हो, फ्यूज करते हो साथ, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो जब उनको अलग किया, उनको सेपरेट किया, फिशन, एंड जब उनको कंबाइन किया, उनको साथ इकट्ठा किया, फ्यूजन। और दोनों सूरतों में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि उनको कंबाइन करने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत है, उनको अलग करने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत है, एंड समटाइम्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। आगे देखिए, सो नाउ वी जस्ट सेड कि सन जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है। इसका क्या मतलब है कि सन की जो एनर्जी है वो इस तरह फॉर्म हुई है कि एटम्स जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं एंड दे जॉइन टुगेदर, और उससे उन्होंने एनर्जी फॉर्म की, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हुई। जबकि जो हमारे पावर स्टेशंस होते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जिनमें एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इनसे प्रोड्यूस होती है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें वी यूजिंग न्यूक्लियर फिशन, एटम्स को ब्रेक डाउन करके, सेपरेट करके एनर्जी जो है वो क्रिएट की जा रही है। बॉम्बिंग्स ऑफ 1945। अब आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके थे पहली दफा किस कंट्री में, जापान में, 2 सिटीज में, हिरोशिमा एंड नागासाकी। सो व्हाट हैपेंड ओवर देयर वाज कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं उनको एक्चुअली यूज किया वॉर में, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड वॉर 2 केम टू एन एंड। और ये इतना ज्यादा डिजास्टर्स था कि कोई 80,000 लोगों की उसी वक्त डेथ हो गई, और कई लोग उसके बाद भी आज तक सफर कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स थे, इतने ज्यादा उसके रिपरकशंस थे उस बॉम्बिंग के। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? वी लर्न फ्रॉम दिस कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी केयरफुली एडमिनिस्टर्ड। उसको हर कोई जो है यूज नहीं करता, यूटिलाइज नहीं करता, सिर्फ सीरियस केसेस में काफी ज्यादा टेस्टिंग के बाद दे रूट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। With that, we've studied different types of potential energy. इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी आंसर कर लेते हैं। Over here we have a few questions from your textbook. Let's read those. Question number 1 है, give 3 examples of objects with chemical energy. Is this difficult? No, it isn't difficult at all. इसमें बस आपने 3 examples देनी है. They can be from the internet, they can be from your personal lives, they can also be from the textbook that we just read. जैसे कि हमने जो 3 examples cover किए हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो जो फ्यूल होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी के अंदर, एंड थर्डली बैटरीज के अंदर। तो ये 3 एग्जांपल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, बट अदर देन दैट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन राइट फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2 है,
Give 3 examples of objects with elastic potential energy. So now you have to talk about elastic potential energy और उसकी examples क्या हैं. So can you think of any? I'm sure you can, क्योंकि हमने भी उसकी 3 examples जो अभी डिस्कस किए हैं. एक होता है जब आप bow को stretch करते हो, दूसरा है stretch springs, and तीसरा क्या है? A stretched coil or maybe a stretched rubber band. So you can use all of these examples to write in your textbook and then you can answer this question very easily. तो ये 3 examples लिखें, ये आपको सूट नहीं कर रही हैं, आप अपने इर्द गिर्द observe करें. You can find a lot of other examples as well. With that, we can move to question number 3. Explain the difference between elastic potential energy and gravitational potential energy. Now, this is a simple question. इसमें आपकी understanding test हो रही है कि क्या आप फर्क जानते हैं gravitational potential energy में और elastic potential energy में. तो क्या फर्क होता है दोनों में? Gravitational potential energy जो होती है, that is basically acting on objects to attract them downwards. वो हर वक्त हर ऑब्जेक्ट से निकल रही होती है एंड मेनली सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ वो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है. हाउएवर ग्रेविटेशनल पुल तो ये है. उसके अलावा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करती है? वो बेसिकली सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स में एग्जिस्ट करती है जिनको आप पुश या पुल स्टेट में करते हो. So the energy possessed by objects in a pushed or pulled state is known as elastic potential energy. So that is a very wide difference between the two. एक जो है वो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और दूसरी जो है वो फोर्स है उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जिनको आप पुश या पुल स्टेट में रखते हो. इसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. एग्जांपल्स दोगे तो और भी बेहतर हो जाएगा. जैसे एप्पल फॉलिंग डाउनवर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटी, व्हाइल इलास्टिक बैंड को जब आप पुल करते हो तो वो किसकी एग्जांपल है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. What is the difference between nuclear fission and nuclear fusion? So we just learned this कि क्या फर्क होता है. न्यूक्लियर फिशन में आप एटम को ब्रेक डाउन करते हो into 2 or more सब यूनिट्स, जबकि फ्यूजन में आप उनको कंबाइन करते हो एंड यू ब्रिंग देम टुगेदर. इट्स अ वेरी विविड डिफरेंस. काफी वाज़ेह फर्क है दोनों के दरमियान. एक में आपने ब्रेक डाउन करना है, दूसरे में आपने ब्रिंग टुगेदर करना है. इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें. इनकी भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हो कि फ्यूजन में सन आ जाता है और फिशन में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आ जाते हैं. And now we're done with all the different types of potential energy. हमने चारों टाइप्स डिस्कस किए हैं जिसमें ग्रेविटेशनल है, इलास्टिक है, केमिकल है और न्यूक्लियर है. आई होप कि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर चुके हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करना शुरू करेंगे अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स. सो आई होप यू रेडी फॉर दैट एज वेल. सी यू सून देन, इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.